हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग फिर से सीबीएसई क्लास 12 के मैथमेटिक्स में चलेंगे और मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे 3D वेक्टर 3D। ओके। और आज दोस्तों हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं और ये एक्सरसाइज आपका है 10.2। एक्सरसाइज 10.2 एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इसके पहले हम लोग ये देख चुके हैं कि डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, वेक्टर से रिलेटेड पोजीशन वेक्टर एंड सारे वेक्टर्स का समेशन कैसे किया जाता है, ये सब आप देख चुके हो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.2 के कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आप अपने से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिए। क्वेश्चन फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट। फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1। ये इनिशियल पॉइंट है 2 1। सपोज दैट कि ये ए है, ये है 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट 2 1 एंड टर्मिनल पॉइंट मान लिया जाए बी को, और ये टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ -5 7। ओके। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है कि फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विद इनिशियल पॉइंट 2 1। इनिशियल पॉइंट ए 2 1 है एंड फाइनल पॉइंट -5 7 है। दिस इज योर क्वेश्चन। सो हाउ कैन वी सॉल्व इट। तो सबसे पहले तो आप ये जानिए, आपको एक टॉपिक बताया गया था कि जब हम दो पॉइंट को ऐसे मिलाते हैं तो इसको वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। और उससे भी पहले मैंने बताया है कि अगर कोई पॉइंट ए लिखा हुआ तो उसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाता है। हाउ कैन यू राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट। इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर आप कैसे लिखोगे, ये हमें जानना है। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ओ ए मीन्स पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो ए का पोजीशन वेक्टर अगर हमें लिखना है तो केवल 2 1 मीन्स एक्स वाई है, जेड यहाँ पे एब्सेंट है, केवल 2 डायमेंशनल ये है। ये जो है टोटल 2 डायमेंशनल फॉर्म है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2i प्लस जे। दिस इज वेक्टर ओ ए एंड सिमिलरली द वेक्टर पोजीशन वेक्टर ऑफ बी -5i plus 7j. This is OA and this is OB. Okay. Now, but we have required the vector AB. Then vector AB is written as vector OB minus vector OA. OB minus OA. So OB means -5i plus 7j and vector OA 2i plus j. Now again -5i and 2i, here -7i and plus 7j minus j 6j. Okay, this is vector AB. This is vector AB. Now again AB इज इक्वल टू -7 वेक्टर AB। अब आपसे जो क्वेश्चन अराइज किया गया है कि इसका स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट दोनों पूछा गया है, कंपोनेंट पूछा गया है। तो क्या बोलोगे। देखो इसमें नई बात जो है, क्या आपसे जो पूछा जाता है उसका लैंग्वेज मीनिंग उसका क्लियर होना चाहिए। क्या पूछा गया हमसे, क्वेश्चन क्या अराइज किया गया। तो देखो क्वेश्चन इसमें
स्केलर कंपोनेंट सबसे पहले लिखेंगे, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए बी। चलो वेक्टर ए बी का स्केलर कंपोनेंट का मतलब ये है कि जो -7 आप देख रहे हो अलॉन्ग एक्स एक्सिस है एंड जो 6 है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है। तो हम कह सकते हैं कि कंपोनेंट along x axis is -7 and component along y axis is 6. This is called scalar component. But if you have to require a vector component, then -7i and but ij लगा के बोलो, वो वेक्टर कंपोनेंट उसका बोला जाएगा। i का मतलब एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट है और j का मतलब y एक्सिस के डायरेक्शन में वेक्टर कंपोनेंट है। ये समझ में आ रहा है? तो ये कंपोनेंट अलग, लेकिन यही वेक्टर, ये स्केलर फॉर्म है। अब अगर वेक्टर फॉर्म में चाहिए, वेक्टर कंपोनेंट आपको चाहिए, तो वही कंपोनेंट अलॉन्ग एक्स एक्सिस -7i, कंपोनेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस 6j। ओके, ये कंपोनेंट हो गया। कभी कभी आपसे पूछेगा मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड आप जानते हो ए बी अगर इतना है तो मॉड ए बी कैसे निकालते हो? रूट में -7 होल स्क्वायर, 6 होल स्क्वायर, 49, 36 and then the answer √85. This is the magnitude of this vector. ठीक है, तो ये क्वेश्चन 5th का कैलकुलेशन था। अभी चलते रहिए, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, ध्यान रखिएगा क्योंकि स्टार्टिंग है अभी वेक्टर के लिए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। तो सम में आप सीधे ऐड कर सकते हो। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, इतना, ये तो पीछे बताया जा चुका है। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, है पी एंड क्यू पॉइंट्स, इतना। चलिए क्वेश्चन 8 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू, वेयर पी एंड क्यू, पी क्यू पॉइंट्स आपको दे रखा है। चलिए सपोज करिए पॉइंट पी का जो कोऑर्डिनेट्स है 1 3 2 है, 1 2 3 एंड क्यू जो कोऑर्डिनेट्स है ये 4 5 6 है। अब जरा समझिएगा, वेक्टर पी क्यू, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू। सो पी क्यू बोला तो एरो आपका इधर लगेगा, ठीक है। अब जरा फिर से समझिए, क्योंकि इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको मैं बताया था जब आपको टॉपिक पढ़ा रहा था, ऐसे क्वेश्चन आपको मैंने समझाया है। फिर भी यहां देख लीजिए कि पी और क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, वेक्टर पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो सबसे पहले वेक्टर पी क्यू आप फाइंड करोगे। तो अच्छा ये बताओ, पी पॉइंट यहाँ है, क्यू पॉइंट वहां है, देन वेक्टर पी क्यू को अगर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? बताया था ना, डायरेक्ट अगर लिखना है तो वैसे तो अभी मैंने बताया ओ पी ओ क्यू लिखो, ओ पी ओ क्यू लिखने के बाद पी क्यू लिखना है तो ओ क्यू माइनस ओ पी लिखो, तो निकाल सकते हो। लेकिन डायरेक्ट भी मैंने बताया है कि अगर x1 y1 z1 है, x2 y2 z2 है, तो क्या करना चाहिए कि यहाँ पे 4 - 1 करोगे तो 4 - 1 करके यहाँ i लगा दो, प्लस 5 - 2 लिख के यहाँ j लगाओ और 6 - 3 लिख करके यहाँ k लगाओ। तो ये वेक्टर पी क्यू हो जाएगा। तो ये 3i प्लस 3j प्लस 3k, दिस इज वेक्टर पी क्यू, 3i प्लस 3j प्लस 3k।
ये वेक्टर पी क्यू निकाल लिया, लेकिन पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर पूछा है तो यहां लिखोगे यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, यानी इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। तो शो कैसे करोगे, ध्यान से देखो, पी क्यू को कैप लगाओगे, इसको बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, पी क्यू के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। लेकिन फार्मूला क्या होता है, वो वेक्टर पूरा रहेगा और अपान होल मैग्नीट्यूड रहेगा, यही ना फार्मूला होता है। ऑलरेडी आप जानते हो यूनिट वेक्टर ए कैप इज गिवन बाय वेक्टर ए अपान मैग्नीट्यूड वेक्टर, यही यूनिट वेक्टर का फार्मूला है। यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए गिवन बाय वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वही यूज किया गया है। तो बस इसमें फार्मूले को यूज कर डालो। अब पहले आप पी क्यू मान निकाल लो, मैग्नीट्यूड पी क्यू क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज गिवन बाय 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर, आई जगह सब 3 3 3 है, तो ये 27 आ रहा है 3√3, ठीक है, 3√3, तो 3√3 मैग्नीट्यूड आ गया। अच्छा वेक्टर पता ही है, तो पी क्यू कैप अगर निकालना होगा यूनिट वेक्टर अलोंग पी क्यू, तो वेक्टर पी क्यू यहां से लिखिए पहले 3i 3j 3k होल अपान 3√3, बट 3 3 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल करा सकते हो, तो ये आ जाएगा 1/√3 एंड i प्लस j प्लस के। दिस इज योर आंसर, दिस इज द यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर पी क्यू विद ज्वाइनिंग पॉइंट 1 2 3 एंड 4 5 6। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 को आप ऐसे लगा सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गिवन वेक्टर इतना फाइंड यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी कर सकते हो। फाइंड वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन 10, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को हटाया, इधर देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर इतना। सपोज करिए कि एक वेक्टर हमको दे रखा है 5i माइनस j प्लस 2k। एक वेक्टर हमको दे दिया, कह रहा है कि इसके डायरेक्शन में ऐसा वेक्टर फाइंड करिए, डायरेक्शन इसका होना चाहिए लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 8 होना चाहिए। समझ रहे हो, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर नहीं बोला है, इसके डायरेक्शन में वेक्टर ऐसा एक नया वेक्टर फाइंड करो कि डायरेक्शन इसका ही रहे लेकिन मैग्नीट्यूड 8 हो जाए। समझ में आ रहा है। अच्छा अब ये सोचो कि अगर हमें लेट वेक्टर बी बी द रिक्वायर्ड वेक्टर, अगर वेक्टर बी जो है एक रिक्वायर्ड वेक्टर है, सपोज करिए कि वेक्टर बी रिक्वायर्ड वेक्टर है हमारे लिए, तो क्वेश्चन जो बोल रहा है पहले उसको फॉलो करो कि हमने एक वेक्टर बी फाइंड करना है लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। तो मैग्नीट्यूड 8 होना चाहिए तो मैग्नीट्यूड 8 कर दो, लेकिन इसके बगल में डायरेक्शन शो करना, तो किसका डायरेक्शन इसका होना चाहिए, तो ए कैप होना चाहिए, ए कैप कर दो। पूरी बात समझना ध्यान से। कह रहा है कि फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस बट हैविंग मैग्नीट्यूड 8 यूनिट। जैसे सपोज कोई भी वेक्टर आप लिखते हो तो यहां इसका मैग्नीट्यूड अगर होता है तो बगल में इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन, ये जो कैप लगा डायरेक्शन बताएगा, ये मैग्नीट्यूड बताएगा। ये ना होता है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को मिलने से वेक्टर बनता है कोई भी,
तो मैग्नीट्यूड तो बोल चुका है कि 8 होना चाहिए, बट उसका डायरेक्शन इसके डायरेक्शन में, तो इसका डायरेक्शन लेना तो यहाँ पे एक कैप डाल दो, हो गया। अब फाइंड करो, कैसे करोगे मैं बता रहा हूं, पहले लिखना सीखो कि अगर कोई बी वेक्टर है रिक्वायर्ड वेक्टर, तो बी की वैल्यू मैग्नीट्यूड 8 है, मैंने लिख दिया, डायरेक्शन इसका है तो एक का कैप लगा दो। हाँ, अब ये निकालोगे कैसे, बस चलते चले जाओ। 8 हो गया, ए कैप मीन्स की वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, ए कैप की वैल्यू यहां निकाल जाओ, ठीक है। तो वेक्टर ए की वैल्यू कितनी है, 5 पाई माइनस जे प्लस 2k, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए आप निकाल लो यहां से, 5 स्क्वायर 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर, कैलकुलेट करो यहां पे, 5 बाई माइनस जे प्लस 2k, रूट 30 आ रहा है, तो 8 बाई रूट 30 5 पाई माइनस जे प्लस 2k, दिस इज योर आंसर। ये आंसर है जिसका कि मैग्नीट्यूड पूरा निकालेंगे 8 आएगा, डायरेक्शन जिसका इसका डायरेक्शन जो होगा वही इसका डायरेक्शन होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। चलिए आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन। हाँ, अब कुछ क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे हमको मिलने जा रहा है डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो पे, देखा जाए। एक क्वेश्चन 11 है, बड़ा छोटा सा है लेकिन उसको समझ लीजिए। कोलिनियर बोल रहा है कि प्रूव दैट दीज वेक्टर्स आर कोलिनियर। क्वेश्चन 11 में 2 वेक्टर्स हैं, उसको कोलिनियर का मतलब मैं समझा दे रहा हूं। 12th क्वेश्चन है ये, तो इसमें बोलो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी 11th। इफ यू हैव वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 4k एंड वेक्टर b इज इक्वल टू माइनस 4i प्लस 6j माइनस 8k आर कोलिनियर, सो दैट द वेक्टर्स इतना एंड इतना आर कोलिनियर। देखो कोलिनियर का मतलब पहले ये जान लो कि ऐसे वेक्टर के लिए कभी भी ध्यान रखना कि इसका मैग्नीट्यूड कुछ डिफर हो सकता है लेकिन डायरेक्शन बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो यहां लिख दे रहा हूं, 2 वेक्टर्स हैविंग डिफरेंट magnitude but same direction are called collinear। ये कोलिनियर वेक्टर को आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो। तो अगर इसको देखा जाए तो क्या ये सेम डायरेक्शनल हैं, मतलब कि इनका डायरेक्शन सेम है, हमको ये देखना है ना। तो आप एक काम करो, पहले ए कैप निकाल जाओ, ए कैप निकालो बी कैप निकालो, दोनों का डायरेक्शन हमें इक्वल चाहिए तभी ना। या इसका और आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका, इसमें से अगर हम -2 कॉमन निकाल देना तब भी आप देखोगे ये वेक्टर सेम हो जाएगा। अभी जैसे देखो, अभी वेक्टर बी को अगर मैं लिखूं यहाँ फिर से देखो, अगर इनमें से -2 आप कॉमन ले लो तो यहाँ कितना बचेगा, 2i माइनस 3j और प्लस 4k, और यही वेक्टर ऊपर भी है 2i माइनस 3j प्लस 4k। अब आप देख लो यहाँ से ये वेक्टर और ये वेक्टर बिल्कुल सिमिलर वेक्टर है ना, समझ में आ गया। ये दोनों वेक्टर सेम है ना, तो इसका मतलब कोलिनियर बन गए। अब ये कहोगे सर -2 बाहर, तो केवल मैग्नीट्यूड इसको डिफर करेगा ना,
इसका केवल मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब करेगा, डायरेक्शन कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, केवल मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब करेगा। कहने का मतलब एक वेक्टर अगर ये है तो दूसरा वेक्टर हो सकता है इसी पे चढ़ा हो, यही कोलिनियर वेक्टर है। समझ में आया? लेकिन इसको एक और तरीके से हम लोग दिखाते हैं कि इसका डायरेक्शन रेशियोज भी इक्वल अगर कर दोगे ना, तब भी आप इसको पैरेलल या कोलिनियर दोनों कहा जा सकता है। पैरेलल वेक्टर का जो डायरेक्शन रेशियोज होता है वो सेम होता है। ठीक है, तो डायरेक्शन रेशियो फॉर्म में भी लेकर आप क्या करो, जैसे देखो डायरेक्शन रेशियो मीन्स क्या, इसका डायरेक्शन इस समय 2, 3, 4 इसका डायरेक्शन कोसाइन है, सॉरी जो 2, 3 है 4 इसका डायरेक्शन रेशियो है, और इसका डायरेक्शन रेशियो देखोगे तो ये भी 2, 3, 4 है। रेशियो मैंने कहा, नॉट वैल्यू, रेशियो। जैसे देखो इसका डायरेक्शन रेशियो जब वेक्टर ए क्या हो जाएगा 2, -3, 4 इसका डायरेक्शन रेशियो है। अब आप एक काम करो, डायरेक्शन रेशियो जब वेक्टर बी ये भी चेक कर लो, तो इसकी वैल्यू एक्चुअल में आएगी यहां से -4, 6 एंड -8। लेकिन इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर लिखा जाए और सिंपल फॉर्म में लिखो, -2 से सब में डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा ऑलरेडी 2 और -3 और 4। देखो हो गया कि नहीं? अब ये दोनों इक्वल आ रहा है ना, तो ये पैरेलल वेक्टर या कोलिनियर वेक्टर का ये पहचान है कि उसका रेशियो इक्वल आएगा, डायरेक्शन रेशियो जो है वो इक्वल आएगा। तो वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर माने जाते हैं या कॉन्साइड वेक्टर्स होते हैं, दोनों के लिए है। लेकिन अब डिफर है कि कॉन्साइड है, अब ये फिर डायरेक्शन कोसाइन, क्योंकि आप जानते हो डायरेक्शन कोसाइन एंगल मेकिंग बाय द वेक्टर विद द एक्सिस है। तो ऐसे भी प्रूफ कर, अगर डायरेक्शन रेशियो दोनों का इक्वल आ रहा है तब भी आप कह सकते हो कि ये कोलिनियर या पैरेलल वेक्टर्स। समझ में आया? समझिएगा, क्योंकि थोड़ा धीरे धीरे अब एंट्री कर रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो के लिए। धीरे धीरे हम लोग चल रहे हैं, डायरेक्शन कोसाइन और डायरेक्शन रेशियो कैसे आप चेक करोगे। और अब इधर थोड़ा आसान क्वेश्चन है, आप लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ज्यादा डायरेक्शन कोसाइन पे इसमें अच्छे सवाल अभी बहुत नहीं मिलेंगे आपको, आगे सब है। अब लगभग सारे क्वेश्चन आप लगा सकते हो। अब छोटा छोटा क्वेश्चन है, 12 में पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द वेक्टर I + 2j + इसका डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो चलो वेक्टर ए की वैल्यू मान लिया जाए, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए कैसे लिखोगे पता है? वेक्टर ए का डायरेक्शन कोसाइंस, तो इसके बगल में जो मल्टीप्लायर लगा होता है उसको लेकर क्या करते हो, यहाँ 1 है तो 1/मैग्नीट्यूड ए, 2/मैग्नीट्यूड ए एंड 3/मैग्नीट्यूड। याद आ रहा है डायरेक्शन कोसाइन का? कि डायरेक्शन कोसाइन ऐसे ही लिखते हो ना, मल्टीप्लायर होता है और नीचे उसका मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड इसका निकाल लो यहीं पे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, कितना आया √14 आ रहा है, ये इसका मैग्नीट्यूड है। तो डायरेक्शन कोसाइन कितना हो जाएगा 1/√14, 2/√14 एंड 3/√14। दिस इज योर आंसर। डायरेक्शन कोसाइन हो गया। और अगर डायरेक्शन रेशियो पूछता तब क्या करते, 1, 2, 3 डायरेक्शन रेशियो जाए। ठीक है, एक 14 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक वेक्टर है I + j + k, कह रहा है कि सो दैट वेक्टर इतना इज इक्वली इंक्लिन टू OX, OY, OZ। OX, OY, OZ से इक्वली इंक्लिन्ड है, और इक्वली इंक्लिन्ड का मतलब आप जानते हो, जैसे सपोज करो कि ये वेक्टर अगर है, ये
अगर ये मान लिया जाए ये ओ एक्स है, ओ आई ओ जेड है, मान लीजिए कहीं स्पेस में ऐसे ये वेक्टर ओ ए हमने ले लिया है या ओपी वेक्टर है, याद आ रहा है, इसी को वेक्टर ए कहा गया है। तो इक्वली इंक्लिन्ड का मतलब क्या होता है, अल्फा बीटा एंड गामा, ये इक्वल प्रूफ हमें, वी हैव टू प्रूव दैट, यानी हमको टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, यही ना प्रूफ करना, इक्वली इंक्लिन्ड। तो इक्वली इंक्लिन्ड का मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वल आनी चाहिए, समझ में आ रहा है। अब कैसे फाइंड करोगे, हमको पता है कि डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए, तो पहले मैग्नीट्यूड वेक्टर ए निकालोगे यहां पे, तो √3 आ जाएगा। तो डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर ए कितना लिखोगे, 1/√3 1/√3 1/√3, ये ना है 1/√3 1/√3 1/√3 डायरेक्शन कोसाइंस, but direction cosine is given by cos alpha, cos beta, cos gamma। अच्छा अब ये देखो कि cos alpha की वैल्यू 1/√3, so it gives alpha is equal to cos inverse 1/√3। इसी तरह से cos beta की वैल्यू 1/√3, so beta is equal to cos inverse 1/√3। तो इसी तरह से cos गामा की वैल्यू भी 1/√3, इट मींस गामा इज इक्वल टू cos इनवर्स 1/√3, इक्वल हो गया ना। इसीलिए बोला है कि ये प्रूफ करना कि ये वेक्टर OX OI OZ से इक्वली इंक्लिन्ड है, मतलब अल्फा बीटा गामा की वैल्यू तीनों इक्वल दिखानी है आपको, और मैंने यहाँ पे तीनों इक्वल दिखा दिया है, तीनों इक्वल है, और ये इसका डायरेक्शन कोसाइन लिखा गया है, ठीक है। ये 14 क्वेश्चन था ना, ओके। 15 क्वेश्चन ये मैंने आपको समझाया था कि कैसे इंटरनली और एक्सटर्नली अगर कट करता है, इंटरनली और एक्सटर्नली कट करता है, तो इसके लिए आप क्या करोगे। आपको वीडियो में इसके पहले जब पढ़ा रहे थे सारे क्वेश्चन में बताते जा रहे, तो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, लेकिन हर टाइप का क्वेश्चन में टॉपिक पढ़ाते समय सारे एग्जाम्पल्स भी देते जाता हूँ, तो वहीं पे क्लियर हो जाएगा एक्सरसाइज आपका पूरा। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द वेक्टर ज्वाइनिंग द पॉइंट, इतना, ये भी पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट चाहिए, ये भी फार्मूला बताया गया था। देख लो एक तो क्वेश्चन 16 नंबर, क्वेश्चन 16 में ये वेक्टर मान लीजिए ए है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, इसको ज्वाइन किया गया है 2 3 4 है, ये पॉइंट पी लिया गया है, इसको क्यू बोला है ना, और पॉइंट क्यू जो है 4 1 -2 है। अब इसके मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर में जैसे वो ले लेते हो, तो ये ओ पी हो गया, ये ओ क्यू हो गया, और ये ओ मिड पॉइंट है, ओ एम कर लो। हमसे ओ एम पूछा है, ओ एम पूछा गया, तो सबसे पहले आप ये बताओ, अगर मैं इसको ध्यान से देखना, पहले इसको मैं वेक्टर ए मान रहा हूं, इसको वेक्टर बी मान रहा, तो रेशियो 1 1 करे, मिड पॉइंट है ना, तो रेशियो 1 1 का होगा, ठीक है। तो अगर ये तो पहले बताओ वेक्टर ए की वैल्यू लिखोगे क्या, ए का मतलब ओपी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2i + 3j + 4k। वेक्टर बी की वैल्यू आपको लिखनी है, तो क्या लिखोगे, ये ओ क्यू हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4i + j - 2k, लिखोगे ना। और अब मिड पॉइंट ओ एम अगर लिखना है आपको, इसका पोजीशन वेक्टर ओ एम चाहिए, तो क्या करने के लिए बोला गया था, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करो। मिड पॉइंट का डायरेक्शन कोसाइन, सॉरी, मिड पॉइंट का पोजीशन वेक्टर a + b/2, याद है फार्मूला ना। और अब यहाँ पे a + b का मतलब इन दोनों को ऐड करिए, तो 6i
प्लस 4j प्लस 2k, और 2 फिर कॉमन लेके इसको कैंसिल करा सकते हो, 3i 2j, दिस इज आंसर। दिस इज द मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट। और अगर यही मिड पॉइंट ना होकर के मान लो यहाँ 2 1 होता तो फार्मूला आप जानते हो कि अगर मान लो यहाँ लैम्डा होता तो लैम्डा के साथ b लिखते हो, और अगर ये म्यू होता तो म्यू के साथ वेक्टर a लिखते हो अपान म्यू प्लस लैम्डा, या इसी को हमने m और n बोला था फार्मूले में, यहाँ एम बी प्लस एन ए अपान एम प्लस एन भी लगा सकते हो, ठीक है ना। तो फार्मूले का बस सही यूज करना है, आप लगा सकते हो इसको। बस अब एक क्वेश्चन नंबर 17 जरा जल्दी से देख लीजिए आपका, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है, समझा देते हैं आप क्या करोगे 17 के लिए। अच्छा क्वेश्चन जरा समझिए, इसमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसका डायरेक्शन एक प्रकार से सो दैट एबीसी विद पोजीशन वेक्टर इतना, ये वेक्टर ए है, इसको बोल रहा है 3i प्लस 4j माइनस 4k, और वेक्टर डी को बोल रहा है 2i माइनस j एंड प्लस k, एंड वेक्टर सी को बोला है i माइनस 3j माइनस 5k। और ये 3 पॉइंट कह रहा है कि ये तीनों प्रूफ करना कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, यानी ये तीनों मिल करके राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये तीनों वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस मींस उसका पोजीशन वेक्टर। जैसे सपोज करो, अब हमें नहीं पता कि कौन सा वर्टिक्स कहाँ होगा, तो जैसे एबीसी आप ऐसे फॉर्म करते हो, मान लो कि यहाँ से ए है और ये बी है, ये और सी है, समझ रहे हो। एबीसी अगर लिया गया है तो इनका पोजीशन वेक्टर हमें वेक्टर ए वेक्टर बी सी दे दिया है, पोजीशन वेक्टर्स हैं इसके, मतलब ये ओ ए ओ बी ओ सी ये हमको दिया हुआ है, ओ ए ओ बी ओ सी ये हमको दे रखा है, ठीक है। ओ ए ओ बी ओ सी, हमें ये प्रूफ करना है कि ये तीनों एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान दीजिएगा कि कैसे बनाएंगे आप इसको। फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल, ठीक है। चलिए, हमको ओ ए ओ बी ओ सी दिया हुआ है, ये पूरा पता है, हमको राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करना है, चेक करना है कि राइट एंगल ट्रायंगल होया या नहीं। देखो एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन के लिए अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो इसको थोड़ा सा और आगे और स्पेशल क्वेश्चन, हम जब स्ट्रेट लाइन में चलेंगे ना तो स्ट्रेट लाइन में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप हिंट के तौर पे पहले समझ लो कि इसमें करोगे क्या। देखो ओ ए ओ बी ओ सी तो दिया हुआ है, आप पहले एक काम करो कि वेक्टर बी ए फाइंड करो, बी ए क्या, और कैसे निकालोगे मैं बता दे रहा हूँ, ओ ए माइनस ओ बी से जो भी आएगा यहाँ निकाल सकते हो आप। ओ ए माइनस ओ बी का मतलब इसमें से घटाओ सब्ट्रैक्ट करोगे तो आई आ जाएगा, प्लस 5j हो जाएगा और प्लस 5k आ जाएगा। ये वेक्टर बी ए निकल, ये बी ए वेक्टर निकाल लो। और इसी तरह से अब वेक्टर बी सी निकाल लो। लेकिन नहीं, एक चीज यहां पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि ये मुझे नहीं पता कि ये दोनों राइट एंगल फॉर्म करेंगे कि या ये दोनों बनाएंगे या तो ये दोनों, कौन दोनों राइट एंगल बनाएंगे ये मुझे नहीं पता, क्योंकि राइट एंगल किस पॉइंट पे फॉर्म होगा ये मुझे नहीं पता। ये एक प्रकार से हमने यूज तो कर लिया, लेकिन आपको तीनों वेक्टर फॉर्म निकालना पड़ेगा, यानी कि वेक्टर ए बी बी सी सी ये तीनों वेक्टर फाइंड करना पड़ेगा।
और तीनों वेक्टर फाइंड करके राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब अगर जिनका डॉट प्रोडक्ट अगर 0 आएगा तब वो राइट एंगल फॉर्म करेंगे। डॉट प्रोडक्ट से उसको प्रूव कर सकते हो, थोड़ा आगे एक्सरसाइज से आप लगा सकते हो। तो BA मैंने निकाल लिया, BC इसी तरह से अगर निकालोगे तो OC माइनस OB निकाल दिया जाए, तो OC माइनस OB, OC माइनस, अब इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस I, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 2J, और ये सब्ट्रैक्ट होगा तो माइनस 6K, ये आ गया। और अब आपको चेक बस ये करना है कि BA डॉट BC इन दोनों का डॉट अगर 0 आ गया तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। लेकिन अगर इस पे नहीं आया तो उसी तरह से अब कॉमन हम AC भी निकालेंगे, फिर इन दोनों का डॉट निकालेंगे, इन दोनों, मतलब जैसे अगर वेक्टर, ये मान लो वेक्टर, हम कुछ मान ले, इस वेक्टर को कंसीडर करें, आपका काम क्या है, AB वेक्टर निकालिए, BC वेक्टर निकालिए, CA वेक्टर निकालिए, ठीक है। और बारी बारी से एक बार इसका डॉट करके चेक करो 0 आ रहा है कि नहीं, फिर इसका डॉट करके देखो 0 आ रहा है कि नहीं, फिर इसका डॉट करके देखो 0 आ रहा है। अगर कभी 0 आ गया तो समझ जाओ कि राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म, यानी कि जो वर्टेक्स है ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टेक्स है। समझ में आया। लेकिन अब डॉट प्रोडक्ट, हालांकि 11th क्लास में आप पढ़े हो डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, दो वेक्टर का डॉट, अभी हम बताएंगे, आगे भी है, लेकिन ये ऑलरेडी आप पीछे पढ़ चुके हो कि डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आप, डॉट प्रोडक्ट से बिल्कुल इजीली आएगा। वैसे इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्शन कोसाइन फॉर्म से भी ले सकता हूं, लेकिन ज्यादातर इजी है ये डॉट प्रोडक्ट से। और आप कहोगे सर नहीं बता दीजिए, तो बताएंगे, लेकिन अभी थोड़ा और क्वेश्चन को आप आगे बढ़िए, खुद समझेंगे, कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बिल्कुल इजी समझ में आ जाएगा आपको। ओके, तो दोस्तों 10.2 कवर कर लीजिएगा, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को थैंक यू।